हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। पिछली कक्षा में यूनिट सेकंड के फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत हम सब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हमने पढ़ना है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जिसे कहते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा या वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो आज हमने यहाँ बात करनी है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम क्या होता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम क्या होते हैं या कैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के गुण को क्या होते हैं और दोष क्या होते हैं। और इससे भी पहले मैं आपको बताऊँगी कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ये दो प्रकार से लिए जाते हैं, ठीक है। एक तो इसमें आते हैं प्रत्यास्मरण संबंधित प्रश्न, ठीक है। प्रत्यास्मरण संबंधित प्रश्न होते हैं और एक होते हैं प्रत्याभिज्ञान संबंधित प्रश्न, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा या परीक्षण होते हैं उसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, प्रत्यास्मरण से संबंधित प्रश्न और प्रत्याभिज्ञान से संबंधित प्रश्न। प्रत्यास्मरण से संबंधित प्रश्नों में किसको रखते हैं, जैसे यहाँ पे वन वर्ड जो होते हैं ना, एक शब्द वाले उत्तर, ठीक है, ये प्रत्यास्मरण में आते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर केवल एक शब्द में दिया जाता है, ठीक है। कोई गिनती का अंक हो सकता है, जैसे ये पूछ लिया कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो आंसर क्या है, 2। या पूछा कि संसद के बड़े सदन का नाम क्या है, तो राज्यसभा। तो ये सीधा सा आंसर जो है वो एक शब्द में आता है इनका। तो ये कौन से में आएंगे, ये प्रत्यास्मरण संबंधित प्रश्नों में आएंगे। फिर इसके अलावा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न भी इसी में ही आते हैं, ठीक है। खाली स्थान भरो, तो खाली स्थान आते हैं ना, वो भी इसी में ही आते हैं। फिर अगर हम प्रत्यभिज्ञान की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आते हैं मिलान करने से संबंधित आते हैं ना प्रश्न। मिलान करना होता है, एक साइड पे कुछ लिख दिया, दूसरी साइड पे कुछ लिख दिया, तो आपस में उनको मिलान करना है। इसके अलावा सत्य असत्य, सत्य असत्य भी इसमें आते हैं, ट्रू फॉल्स को देखना, सत्य है कथन या फिर असत्य है। फिर इसके बाद ऑप्शंस वाले प्रश्न, जिन्हें कहा जाता है बहुविकल्पात्मक प्रश्न भी इसी में आते हैं। ऑप्शन दिए होते हैं 4, जैसे कि हम कॉम्पिटिशन्स में करते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आते हैं बहुविकल्पात्मक। और लास्ट में आते हैं वर्गीकरण वाले, वर्गीकरण संबंधी प्रश्न। वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए हिंदी में आपको संज्ञा शब्दों को ढूंढना है, तो आप क्या करते हैं, आपको एक ग्रुप दे दिया जाता है बहुत सारे शब्दों का, उसमें से आपको जातिवाचक संज्ञा के शब्दों को अलग करना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा संबंधी शब्दों को अलग करना है, भाववाचक को अलग करना है। तो ये क्या होता है, ये वर्गीकरण वाले। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव टेस्ट या ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, प्रत्यास्मरण से संबंधित और प्रत्यभिज्ञान से संबंधित। प्रत्यास्मरण में क्या होते हैं, एक शब्द वाले, जिनका आंसर एक शब्द में, वन वर्ड में आता है, जिनको वन वर्ड आंसर क्वेश्चन कहते हैं। फिर खाली स्थान, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं। इसके अलावा मिलान करो, प्रत्यभिज्ञान में मिलान करो, सत्य असत्य, बहुविकल्पात्मक और वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हो गया। और अब हम इसके गुण और दोषों की बात करेंगे। तो सबसे पहले गुण की बात करेंगे कि इनके गुण कौन से होते हैं, यानी इनमें इस परीक्षा में अच्छाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो जो सबसे पहला गुण इसमें है
पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व। पूर्ण पाठ्यक्रम का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, जब मैंने आपको सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था निबंधात्मक परीक्षा के बारे में, तो वहाँ मैं आपको बता चुकी थी कि यहाँ ये उनकी क्या कमी थी कि वो पूरे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करते, यानी उस परीक्षा में पूरे पाठ्यक्रम में से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। लेकिन अगर हम निर्माण करते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा का, तो हम पूरे पाठ्यक्रम को सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये इनका सबसे बड़ा गुण है। ठीक है। दूसरी चीज, व्यक्तिनिष्ठता का अभाव होता है इसमें। व्यक्तिनिष्ठता का अभाव। एक चीज होती है व्यक्तिनिष्ठता, एक नाम होता है वस्तुनिष्ठता। व्यक्तिनिष्ठता क्या है? यानी अपना आत्म तत्व लिखना, अपना ही खुद से जो लगता है उसको उसके आधार पर कॉपीज को चेक करना, क्या होता है? आत्म तत्व की बात हो रही है वहाँ पे। तो यहाँ पे व्यक्तिनिष्ठता का मतलब कि चाहे आपने ये वाली परीक्षा दी है, तो चाहे कोई भी टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा तो आपको अपने मन मुताबिक नंबर नहीं दे सकता, नहीं दे सकता वो। क्योंकि अगर आपने 10 में से 5 क्वेश्चन सही किए हैं तो कोई भी चेक कर ले आपकी कॉपी, कोई भी एग्जामिनर चेक कर ले, नंबर वो आपको 10 में से 5 ही देगा अगर 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। कोई भी 6 नहीं दे सकता और कोई भी 4 नहीं दे सकता। इसीलिए जो कॉम्पिटिशन्स में आपने देखा है, जब भी प्रतियोगी परीक्षाएं ली जाती हैं तो इन्हीं को रखा जाता है, क्योंकि इनमें व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती, इसलिए इनको लिया जाता है। इस प्रकार के ही टेस्ट लिए जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में। तो व्यक्तिनिष्ठता का इसमें अभाव रहता है, ये इसका गुण है। फिर जो अगला पॉइंट है वो है वैधता। इसका सबसे बड़ा गुण है वैधता। ये वैध होते हैं। वैध कैसे होते हैं? जब देख लीजिए, जब व्यक्तिनिष्ठता का अभाव होगा तो अपने आप ये क्या हो गए? वस्तुनिष्ठ हो गए। और वस्तुनिष्ठ हैं तो यानी ये क्या है? वैध भी हैं, वैध हैं। इनमें कोई चांस नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन सही किया है तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद है विश्वसनीयता। इनमें विश्वसनीयता का गुण भी होता है। विश्वसनीयता मतलब जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आप इनका निर्माण करते हैं, ये वाले टेस्ट बनाते हैं, ये वाला परीक्षण लेते हैं बच्चों का, इस एग्ज़ाम में बच्चों को बिठाते हैं, तो उस उद्देश्य की पूरी तरह से पूर्ति होती है। ये है इसकी विश्वसनीयता। ये वैध है, ये विश्वसनीय है, इसमें व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती बल्कि इसमें वस्तुनिष्ठता होती है। तभी तो इस परीक्षा को हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षण या वस्तुनिष्ठ परीक्षा। फिर इसके बाद जो अगला गुण है, ये क्या करता है? रटने की प्रवृत्ति की समाप्ति। रटने की प्रवृत्ति की समाप्ति। मैंने आपको निबंधात्मक परीक्षा के दोषों में सबसे पहला पॉइंट ही ये पढ़ाया था कि निबंधात्मक परीक्षा क्या करती है? रटने पर बल देती है। लेकिन ये परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, क्या करती है? रटने की प्रवृत्ति की समाप्ति करती है। यहाँ पे बच्चे को रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे बच्चे को समझने की ज़रूरत होती है। तो ये रटने की प्रवृत्ति, रट्टाफिकेशन को ख़त्म करती है ये पद्धति। तो ये इसके लिए बहुत ही इसका प्लस पॉइंट है, ऐसा होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसका गुण है, ये मितव्ययी होते हैं। मितव्ययी मतलब किसी चीज को बचाने वाले। किसको बचाते हैं? समय को बचाते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा बहुत कम समय में ली जा सकती है, ये एक तो गुण है इसका। दूसरा, इसमें टाइम वैसे भी कम लगेगा, एक शिक्षक का टाइम भी बचेगा और विद्यार्थी का टाइम भी बचेगा। और फिर इसके साथ इसकी जो आंसर शीट्स होती हैं वो बड़ी बड़ी नहीं होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को कम लिखना पड़ता है, तो एफर्ट्स कम लगते हैं, एनर्जी कम लगती है यानी उसकी। इसके
इसके साथ ही समय कम लगता है और इसमें पैसे भी कम लगते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी 35 पेज की, 38 पेज की, 36 पेज की उसको आंसर शीट नहीं लिखने के लिए दी जाती। तो पेज, वो जो पेज होती है, जो शीट होती है, उसका खर्चा भी तो लगता है ना, और बच्चा फिर उसको लिखता है तो उसके एफर्ट्स भी लगते हैं, उसकी एनर्जी भी लगती है। इसके साथ ही क्या करना होता है, उस पर बर्डन भी आता है कि उसने इतने टाइम में पेपर को कंप्लीट करना है। तो ये मितव्ययी परीक्षा होती है, ये सब कुछ बचाती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है प्रशासन व अंकन में सरलता। प्रशासन क्या होता है बच्चों और अंकन क्या होता है? प्रशासन मतलब प्रशासित करना, किसी टेस्ट को बच्चों पर अप्लाई करना। टेस्ट बन चुका है जो कि कैसा है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, ठीक है। और ये इसका प्रशासन करना मतलब इसको लेना। देखो जब टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब उसको लेना तो आसान है ही, तो इसको लेना बहुत आसान होता है, प्रशासन करना इसका बहुत ही आसान होता है। अंकन में सरलता, तो देखो यहाँ पे अंकन में अपने आप ही सरलता है। आपको सिर्फ जितने क्वेश्चन, मान लो 100 क्वेश्चन है, ठीक है, परीक्षक है, चेक करने वाला एग्जामिनर है, उसको ये पता है कि 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में विकल्पात्मक ऑप्शन है उसके अंदर, ठीक है। अब उसको आंसर सही याद हो गया तो उसको कितनी देर लगेगी कॉपी चेक करने में? उसको तो आंसर पता है ना, जिसने उस आंसर को ही चूज किया है वो उसको तो नंबर दे देगा, जिसने नहीं किया उसके नंबर कट करने हैं। बहुत ही सरल हो गया, प्रशासन करना आसान, अंकन करना आसान। अब हम लेकर चलते हैं इसी बात को निबंधात्मक परीक्षा में। निबंधात्मक परीक्षा में प्रत्येक बच्चा अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न का उत्तर देता है, जो उसके पास प्रश्न होता है। तो वहाँ क्या होता है कि प्रश्न तो एक होता है, मान लीजिए कक्षा में 30 बच्चे हैं तो प्रश्न तो सबके लिए प्रश्न पत्र में समान है ना, लेकिन आंसर 30 बच्चों का बिल्कुल अलग होगा। किसी की भी पहली लाइन किसी दूसरे की पहली लाइन से मैच नहीं होगी। हमेशा उसके अंदर आप देखेंगे कि हर एक कोई अपने अनुसार उसका आंसर देगा। और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में तो ऐसा नहीं आ रहा ना हमारे सामने, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसके प्रशासन में कोई कठिनाई आती है, यानी इसको अप्लाई करने में, इसमें जो कहें बात की हम जो शिक्षक को परीक्षा लेनी होती है उसमें भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, और उसके बाद अंकन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये भी इसका सबसे बड़ा गुण है जो हमारे सामने आता है, ठीक है। फिर अगली चीज क्या है, छात्रों की वास्तविक योग्यता की जांच होती है। तो ये परीक्षा क्या करती है, छात्रों की वास्तविक योग्यता की जांच करती है। कैसी वास्तविक योग्यता, कि वास्तव में कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसने पूरा साल अच्छे से पढ़ाई की है, वास्तव में ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने पूरा का पूरा सिलेबस पेपर के लिए तैयार किया, एग्जाम के लिए तैयार किया, ये उसकी जांच करती है। देखिए निबंधात्मक परीक्षा के दोषों में मैंने आपको ये बताया था, वहाँ क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो आधा ही सिलेबस याद करता है। क्यों? क्योंकि निबंधात्मक परीक्षा पूरे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करती, ये क्लियर हो चुका है। पूरे पाठ्यक्रम में से वहाँ प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, ये हमने बात कर ली है। लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षा में तो ऐसा होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट तो पूरे के पूरे टॉपिक में से और इसके अलावा पूरे के पूरे सिलेबस में से तैयार किए जा सकता है ये टेस्ट। अब जब ये टेस्ट वहाँ पे सारे के सारे सिलेबस में से पूछा जाना है तो आगे कौन निकलेगा? रिजल्ट में आगे तो वही बच्चा निकलेगा ना जिसने पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जैसे निबंधात्मक परीक्षा होती है तो बच्चे ने, जो मैंने बताया था 5 यूनिट अगर एमए में बीए में आनी है तो बच्चे क्या करते हैं, हर एक यूनिट को आधी आधी याद कर लेते हैं कि अथवा में क्वेश्चन आना है, हर एक यूनिट में से क्वेश्चन आना है, और इससे क्या होगा कि जो अथवा में आएगा उनमें से कोई तो हमें आता ही होगा। लेकिन ये वाली सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए ही आपको पता है अब सभी जगह पर लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और फिर दीर्घ प्रश्न, ऐसा वाला सिस्टम कर दिया है। बीएड में भी आपको पता चेंज हो गया पैटर्न चेंज क्यों किया गया? निबंधात्मक परीक्षा की कमियों को दूर करने के लिए, उसके दोषों को दूर करने के लिए तो ऐसा किया गया। तो इससे क्या हुआ, इससे हम क्या हेल्प मिल जाती है हमें, एक शिक्षक क्या करता है पूरे पाठ्यक्रम में से पेपर तैयार करता है। बच्चे को इसमें सफल होने के लिए, अच्छे नंबर लेने के लिए, टॉप करने के लिए पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। तो ये परीक्षा क्या करती है,
छात्रों की वास्तविक योग्यता की जांच करती है। इस परीक्षा में वही बच्चा सफल होता है जिसने वास्तव में पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा है, ना कि केवल टाइम पास किया या आधी आधी यूनिट पढ़ करके और ऐसे ही पेपर देने आ गए। नहीं, अब क्या होता है, निबंधात्मक परीक्षा में कई बार बच्चों का लक भी काम कर जाता है, भाग्य भी काम कर जाता है। वो जो पढ़ के आते हैं ना, उसी में से प्रश्न आ जाता है और उनकी तो फिर पूरे में से पूरे नंबर आ जाते हैं। अब ऐसा बच्चा जिसने पूरा का पूरा सिलेबस याद किया है और एक ऐसा बच्चा जिसने आधा सिलेबस याद किया है, यानी आधी आधी यूनिट याद की, अब दोनों एक सेम स्केल पर आकर के खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब फिर वो वास्तविक योग्यता की जांच तो नहीं हुई ना। वो बच्चे को भी नंबर उतने ही मिले जिसने पूरा सिलेबस याद किया, और वो बच्चा जिसने कि आधा सिलेबस याद किया, आधी आधी यूनिट याद की, उसे भी पूरे नंबर मिल रहे हैं। दोनों एक ही स्केल पे खड़े हैं, दोनों को समान नंबर मिल रहे हैं। तो ये तो सही नहीं हुआ फिर। तो इसलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा के में क्या होता है कि छात्रों की वास्तविक योग्यता की जांच होगी। यहाँ पे वही बच्चा आगे बढ़ पाएगा जो वास्तव में अधिगम जिसने किया है, उसने जिसने कॉन्सेप्ट को समझा है, जिसने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है, और इसके अलावा जिसने पूरा सिलेबस याद किया है। ठीक है, चलो ये चीज़ें हो गई गुण के अंतर्गत। और अब हम बात करेंगे, गुण हैं तो दोष भी हैं, तो चलो अब दोषों की ओर बढ़ते हैं।